मैं योगेश चंद्र शर्मा, सह आचार्य माणिक्यलाल वर्मा, राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा। आज BA ऑनर्स पार्ट 3 पेपर 9 एवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट एंड मेथडोलॉजी, भूगोल की प्रकृति और विषय क्षेत्र के संदर्भ में यह मेरा तीसरा व्याख्यान है। इसमें हम आज 17वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक की भूगोल की विकास यात्रा को देखने का प्रयास करेंगे। इससे पूर्व हमने देखा कि पुनर्जागरण काल में यूरोप में और अन्य क्षेत्रों में विभिन्न यात्राएं और अभियानों के द्वारा नए क्षेत्रों का पता लगाया गया और पृथ्वी के लगभग समस्त क्षेत्रों की खोज की जा चुकी और उनसे संबंधित भौगोलिक वृत्तांत और भौगोलिक विवरण विभिन्न यात्रियों के द्वारा प्रस्तुत किए गए और उनसे भूगोल का विषय वस्तु और क्षेत्र समृद्ध हुआ। आज हम इसके आगे की चर्चा करेंगे। 17वीं शताब्दी में भूगोल, इसे हम आधुनिक काल कहते हैं। आधुनिक काल यानी 17वीं शताब्दी के बाद निरंतर शोध व अद्यतन सामग्री में विविधता ने भूगोल को एक बहुआयामी विषय बना दिया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भूगोल पृथ्वी तल पर निवास करने वाले मानव और उनके मध्य अंतर संबंधों का विज्ञान था और उसके साथ ही इसका जो एक बहुआयामी व्यक्तित्व है जिसमें कि पृथ्वी पर होने वाली वे समस्त घटनाएं जो पृथ्वी तल से संबंधित है भूगोल की विषय सामग्री बनी। और इस प्रकार से यात्रियों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा जिन जिन क्षेत्रों की यात्राएं की गई वहाँ के भौगोलिक वृत्तांत विस्तृत रूप से भूगोल की विषय वस्तु में शामिल होते गए और इस प्रकार से भूगोल एक बहुआयामी व्यक्तित्व वाला विषय बन गया। इसमें कृषि कार्यों का विवरण होने लगा, स्थान स्थान पर पाए जाने वाले नगरों बस्तियों का विवरण इसमें दिया गया, नगरों का विवरण इसमें दिया गया, राज्य व्यवस्थाएं और उनसे संबंधित विभिन्न कार्य जो पृथ्वी तल से संबंधित थे उनका विवरण दिया गया, नदियों, पर्वतों, पठारों, जंगलों का विवरण दिया गया और स्थान स्थान पर पाए जाने वाले मानव समुदाय और उसके पर्यावरणीय संबंधों को इसके अंदर तरजीह दी गई और इस प्रकार से अध्ययन सामग्री में बहुत अधिक विविधता इसमें आती गई। इसके बाद भूगोल विषय प्रचलित सामाजिक मान्यताओं व अन्य विज्ञानों के चिंतन से प्रभावित हुआ और समृद्ध हुआ। जितने भी दूसरे प्योर साइंसेज है, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, इन सब में जिन जिन वैज्ञानिकों ने अपना योगदान दिया उनका प्रभाव भी अद्यतन रूप से मानविकी विज्ञानों पर पड़ा और उसमें भूगोल भी, जो कि यह विज्ञान के अधिक निकट है, इस कारण से इस पर अधिक प्रभाव देखने को मिला। और इसी काल में वैज्ञानिक सिद्धांतों के प्रतिपादन व पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित अध्ययनों की प्रमुखता रही। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी कैसे बनी, सौरमंडल कैसे बना, इससे संबंध में बहुत सारे परिकल्पनाएं, सिद्धांत हमारे सामने आए और यह निश्चित किए जाने की एक जिज्ञासा लोगों में बनी कि किस प्रकार से पृथ्वी का जन्म हुआ और पृथ्वी की गतियाँ, पृथ्वी पर लगने वाले बल, वायुमंडल, सूर्य और चंद्रमा के साथ पृथ्वी का संबंध, उनके ग्रहीय संबंध इत्यादि बातों पर विस्तार से चर्चा होने लगी और कई प्रकार की अध्ययन सामग्री जिसे एडमंड हैली, विलियम ह्यूस्टन, बफन और कांट ने पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में विभिन्न सिद्धांत और विचार व्यक्त किए। इसी काल में, जिसे हम आधुनिक काल कहते हैं, 17वीं शताब्दी के बाद A.G. बर्नर ने पृथ्वी के वायुमंडल के ठंडा होने से विस्तृत जल प्लावन हुआ ऐसा विचार प्रस्तुत किया। पदार्थों के घुलने व निक्षेप से परतदार चट्टानों का निर्माण हुआ। ये दो बातें इतनी महत्वपूर्ण है कि पृथ्वी का जो धरातल है उस पर जिन चट्टानों को हम देखते हैं उन चट्टानों में मूल चट्टानें तो आग्नेय चट्टानें हैं और उनमें दबाव और ताप से जो परिवर्तन होता है उससे रूपांतरित चट्टानें बनती है, लेकिन
परतदार चट्टानें जो पूरी पृथ्वी के आवरण के 75% भाग को कवर किए हुए है, ढके हुए है, उसका निर्माण कैसे हुआ। इसके संदर्भ में एजी बर्नर का जो यह विचार है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद जब वायुमंडल ठंडा हुआ तो उससे जो घनघोर वर्षा हुई और जल प्लावन हुआ, उससे जल में घुले हुए पदार्थों के निक्षेप से परतदार चट्टानों का निर्माण हुआ। सामान्यतः ये माना जाता है कि परतदार चट्टानें जलीय क्षेत्रों में ही बनती है, अधिकांश रूप से जलीय क्षेत्रों में ही बनती है। तो इस प्रकार से किस प्रकार से पूरी पृथ्वी पर इन परतदार चट्टानों का निर्माण हुआ, यानी जल प्लावन के बिना यह संभव नहीं है। तो एजी बर्नर का जो ये विचार है, इसने चट्टानों की रचना और चट्टानों की उत्पत्ति के संदर्भ में नए संदर्भ हमारे सामने प्रस्तुत किए, नए विचार प्रस्तुत किए। इसके अलावा कांट जो भूगोलवेत्ता रहे हैं, जिन्होंने इसकी विषय वस्तु और शाखाओं का निर्धारण किया तथा भूगोल को दार्शनिक आधार प्रदान किया। कांट का जो कार्य है, इमैनुअल कांट, इन्होंने भूगोल की विषय वस्तु और शाखाओं का निर्धारण किया इस रूप में कि भूगोल में क्या पढ़ा जाना चाहिए और कौन कौन सी इसकी शाखाएं हो सकती है, और साथ ही इसका जो दार्शनिक आधार है कि वास्तव में भूगोल से तात्पर्य क्या है, भूगोल विषय अन्य विषयों से कैसे भिन्न है, इसको एस्टैब्लिश करने का, इसको निर्धारित करने का प्रयास कांट ने किया। तो भूगोल को दार्शनिक आधार प्रदान करने में कांट का बड़ा योगदान है। और उन्होंने भूगोल की परिभाषा भी प्रस्तुत की और साथ ही भूगोल की विषय वस्तु और शाखाओं का निर्धारण भी किया। इसके साथ ही राजनीतिक, सांख्यिकी और विशुद्ध भूगोल का उद्भव हुआ, यानी इसका उद्भव होने का अर्थ है कि वे प्रारंभ हुई। बुश्चिंग, आचेनवॉस व सुस्मिल्च ने मिलकर जनसंख्या के आंकड़ों को एकत्रित किया, राजनीतिक सीमाओं पर आधारित प्रादेशिक वर्णन को श्रेष्ठ बताया। इसके बारे में थोड़ा सा हमें इसकी पृष्ठभूमि को जानना चाहिए कि जनसंख्या के आंकड़ों का संकलन राज्याश्रय के द्वारा ही होता है और राजा के द्वारा या शासक के द्वारा बहुत अधिक मात्रा में कर्मचारियों को लगाकर, बहुत अधिक मात्रा में व्यय करके और इस प्रकार का कार्य किया जाता है। तो जनसंख्या का जो वितरण है वह किस प्रकार का है और राजनीतिक दृष्टि से उसका क्या महत्व है, और संख्या के रूप में किस किस प्रकार के आंकड़े हम एकत्रित कर सकते हैं जनसंख्या से संबंधित, इस प्रकार की क्रियाएं या इस प्रकार के कार्य भूगोल में इससे पूर्व नहीं हुए थे। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है कि जो अंततः मानव भूगोल का आधार बना कि जनसंख्या, मानव समुदाय और जनसंख्या एक संसाधन के रूप में किस प्रकार से भूगोल की विषय वस्तु बन सकती है, उसको इसमें सम्मिलित किया गया। इसी तरह से राजनीतिक सीमाओं पर आधारित प्रादेशिक वर्णन को श्रेष्ठ बताया। यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है क्योंकि एक द्वंद्व भूगोल के अध्ययन उपागमों के अंदर हमें देखने को मिलता है। कुछ विद्वान क्रमबद्ध उपागम, अध्ययन के क्रमबद्ध उपागम के समर्थक हैं, तो कुछ विद्वान प्रादेशिक उपागम के समर्थक हैं। और क्रमबद्ध उपागम में हम किसी तत्व या फिनोमिना के आधार पर किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले उसके वितरण और उससे संबंधित कार्य कारण संबंधों का आकलन करते हैं, जबकि प्रादेशिक वर्णन में या प्रादेशिक भूगोल में पहले हम किसी विषय या किसी समस्या के आधार पर निश्चित वेरिएबल्स या निश्चित चरों के आधार पर किसी प्रदेश का निर्धारण करते हैं, उसका सीमांकन करते हैं और उसके बाद उसमें जो भौगोलिक एकरूपता है, भौगोलिक अंतर संबंध है, उसको उद्घाटित करने का प्रयास करते हैं। तो प्रादेशिक वर्णन में सामान्यतः भौगोलिक जो एकरूपता है उसके आधार पर प्रदेशों का वर्गीकरण या प्रदेशों का निर्धारण होता है, उनका सीमांकन होता है और उसके बाद वहाँ के जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं या वहाँ पर जो पाए जाने वाले जितने भी घटक हैं प्राकृतिक और मानवीय, उनके मध्य जो संबंध है और उनकी जो अंतर संबंध की जो एक समरूपता है, उस समरूपता को ध्यान में रखकर प्रादेशिक वर्णन किया जाता है। तो इस प्रकार से अध्ययन के दो उपागम जो है वो द्वंद्वात्मक रूप से हमारे सामने थे और इसमें
इन विद्वानों ने बुश्चिंग, आचेनवास और सुस्मिल्च ने राजनीतिक सीमाओं पर आधारित प्रादेशिक वर्णन को श्रेष्ठ बताया। इसका एक कारण उन्होंने ये बताया कि क्योंकि प्रादेशिक सीमाएं किसी विद्वान द्वारा निर्धारित की जाती है, जिसमें एक विषयकता होती है, क्योंकि वह किन्हीं निश्चित चरों के आधार पर सीमांकन करता है और उस सीमांकित प्रदेश से संबंधित आंकड़े जरूरी नहीं कि उपलब्ध हों, जबकि राजनीतिक सीमाओं से सीमांकित क्षेत्र के आंकड़े या डेटा हमें उपलब्ध हो जाता है। इस कारण से यदि राजनीतिक सीमाओं पर आधारित प्रदेशों का वर्णन भौगोलिक दृष्टि से किया जाए तो वो अधिक सुविधाजनक और समीचीन होगा, ऐसा इन्होंने माना। तो राजनीतिक जो सीमाएं हैं वो वास्तव में किसी राज्य की सार्वभौमिक सत्ता का परिचायक है और उस क्षेत्र के समस्त जानकारियां वहाँ के राज्य द्वारा प्रकाशित की जाती है। इस कारण से एक सीमा अपने आंकड़ों को भी सीमांकित कर देती है और इस कारण से राजनीतिक सीमाओं पर आधारित जो प्रदेश हैं उनका भौगोलिक वर्णन किया जाना चाहिए, उनका भौगोलिक अध्ययन होना चाहिए, ऐसा उस समय तत्कालीन विद्वानों ने माना। इस प्रकार से आधुनिक काल एक तरह से भूगोल के दार्शनिक पक्ष को विकसित किया गया इसमें, और भूगोल की विषय वस्तु और विभिन्न शाखाओं जैसे भौतिक भूगोल, मानव भूगोल, फिर मानव भूगोल की अनेक शाखाएं जैसे आर्थिक भूगोल, कृषि भूगोल, नगरीय भूगोल, अधिवास भूगोल, परिवहन भूगोल, इस प्रकार से अलग अलग मानव की क्रियाओं से संबंध में विशिष्ट शाखाओं का निर्माण इसमें किया गया और इसका श्रेय हम इमैनुअल कांट को देते हैं। इसका छात्रों, इसका अगला जो स्वरूप है कि भूगोल 17वीं शताब्दी के बाद किस प्रकार से विकसित हुआ। 18वीं शताब्दी के अंदर विशेष रूप से उसको आधुनिक काल, शास्त्रीय आधुनिक काल माना जाता है, तो उसमें हम्बोल्ट और रिटर का जो योगदान है उसकी चर्चा हम करेंगे। तो अब आगे का जो इसका विषय है वो अगले व्याख्यान में मैं प्रस्तुत करूँगा। धन्यवाद।